ये घटना मेरे साथ पिछले साल क्रिसमस के दिन हुई थी। उस रात मैं क्रिसमस पार्टी के लिए अपने दोस्त के घर गया था। मेरे दोस्त जॉन का घर मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। वो पास ही की कॉलोनी में रहता था। सबने पार्टी में बहुत एंजॉय किया। रात काफ़ी हो चुकी थी। मैंने जॉन से विदा ली और अपने घर के लिए निकल पड़ा। आज ठंड कुछ ज़्यादा ही थी और शायद इसीलिए क्रिसमस होने के बाद भी बाहर लोग कम ही थे। मैं सड़क के किनारे पर चल रहा था। सब कुछ नॉर्मल ही था। थोड़ी देर बाद मुझे गली के मोड़ पर एक आदमी खड़ा दिखा। उसने जोकर की ड्रेस पहन रखी थी। वो बिना हिले डुले एक ही जगह पर खड़ा था और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वो मुझे साफ साफ दिख रहा था। उसे देखकर मेरे कदम वहीं रुक गए। वो बहुत ही अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। सिर्फ उसकी स्माइल ही अजीब नहीं थी, उसकी आंखें भी बेहद डरावनी थी। वो एकटक मुझे ही घूरे जा रहा था। रात के अंधेरे में सुनसान जगह पर यह बात किसी को भी डरा देने के लिए काफ़ी थी। मैं थोड़ी देर वहां रहता तो मेरी किडनी में हार्ट अटैक ही आ जाना था। इसलिए मैंने रास्ता बदल लेने में ही भलाई समझी। मैं चुपचाप मुड़ा और तेज कदमों से दूसरे रास्ते की ओर चल दिया। बीच बीच में मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो आदमी अपनी जगह पर ही बिना हिले डुले खड़ा था। जब मैं दूसरी गली में मुड़ा तो सामने का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए। वही जोकर की ड्रेस वाला आदमी अपनी अजीब सी भयानक हंसी के साथ गली के मोड़ पर खड़ा मुझे ही घूर रहा था। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। इतनी ठंड में भी मैं पसीने से नहा गया, मगर फिर भी मैंने एक गहरी सांस ली और फिर से दूसरे रास्ते की तरफ चल दिया। और इस बार वो जोकर पहले से ही मेरे स्वागत के लिए गली के मोड़ पर अपनी उस भयानक हंसी के साथ खड़ा था। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो वैसे ही वहां खड़ा था। अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मदद के लिए भी वहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। अब मेरे पास एक ही रास्ता था। मैंने अपनी आंखें बंद करी और सीधा भागता गया। जब मैं काफी दूर निकल गया तो मैंने अपनी आंखें खोली और सामने का नजारा देखकर मैं वहीं जम गया। मैं अभी भी उसी जगह पर खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी भूल भुलैया में फंस गया हूँ, जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। तभी मैंने पहली बार उस जोकर की आवाज़ सुनी, चलो थोड़ा और खेलते हैं। मैं जैसे नींद से जागा। क्या हुआ बेटा? रो क्यों रहे हो? कब से आवाज़ लगा रहे हैं? मैंने पुलिस अंकल को सारी बात बताई। उन्होंने आसपास चेक किया तो उन्हें वहां कहीं भी वो जोकर नहीं दिखा। पुलिस अंकल ने मुझे मेरे घर छोड़ा और आगे से ऐसे अकेले रात में कहीं बाहर ना जाने को कहा। दूसरे दिन न्यूज़पेपर में मेरी नज़र एक न्यूज़ पर पड़ी, जिसमें लिखा था कि शहर में आए दिन बच्चे गायब हो रहे हैं। अगर उस रात पुलिस अंकल टाइम पर ना आए होते तो शायद उन मिसिंग बच्चों की लिस्ट में मेरा नाम भी आ जाता। मिलते हैं जल्दी। उस रात मैं अपने ममेरे भाई की शादी अटेंड करने अपने मामा जी के गांव जा रहा था। बचपन में तो गर्मी की छुट्टियां वहीं गुजरती थी, मगर अब काम की वजह से फुर्सत ही नहीं मिलती। मैं वहां काफी सालों के बाद जा रहा था। मामा जी के गांव पहुंचने में कम से कम 3 घंटे तो लगते ही थे, मगर अभी मुझे ड्राइव करते हुए तकरीबन 4 घंटे हो चुके थे और गांव तो छोड़ो, दूर दूर तक कोई गाड़ी भी नजर नहीं आ रही थी। बस था तो सिर्फ जंगल। और इस पॉइंट पर मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं रास्ता भटक चुका हूँ। मैंने अपना मोबाइल चेक किया तो बदकिस्मती से वो भी डिस्चार्ज हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मेरे पास ड्राइव करते रहने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। शायद आगे कुछ मदद मिल जाए। थोड़ी देर बाद सड़क के किनारे पर मुझे एक फ़ोन बूथ नज़र आया। हे ऊपर वाले,
बस यहाँ का टेलीफोन काम कर रहा हो। मैंने फोन बूथ में जाकर अपने ममेरे भाई नबीन को कॉल किया और किस्मत से कॉल कनेक्ट हो गया। हेलो नबीन, मैं अमन बोल रहा हूँ। यार मैं रास्ता भटक गया हूँ। मैं एक ही सांस में सब बोल गया। यार तू हो सके तो किसी को भेज दे। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। हेलो नबीन, तू सुन रहा है ना? मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। सॉरी, रॉन्ग नंबर। मैंने दोबारा नबीन को कॉल किया मगर फिर से वही आवाज आई। लगता है ये टेलीफोन खराब है, अब क्या करूं? मैं इसी उलझन में था कि वो आवाज फिर से आई। मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। मगर कैसे? मैंने तो कोई नंबर डायल नहीं किया था और टेलीफोन भी अपनी जगह पर था। फिर वो आवाज कैसे? देखते ही देखते वो आवाज तेज होती गई और अब ऐसा लग रहा था कि वो आवाज फोन बूथ के दरवाजे के ठीक बाहर से आ रही है। मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। कौन है बाहर? देखो तुम जो कोई भी हो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि यहाँ से चले जाओ। उस भयानक हंसी को सुनकर मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। वो जो भी था जोर जोर से फोन बूथ का दरवाजा पीटने लगा। इतना सब होने के बाद मेरा सर चकरा गया और मैं वही बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपनी गाड़ी में ही था। क्या वो बस एक सपना था? थैंक गॉड। गाड़ी अभी थोड़ी दूर ही चली थी कि मुझे फिर से वही फोन बूथ दिखा। उसे देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मेरी नजर उस फोन बूथ पर ही थी कि तभी मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। जब दोबारा मेरी आंख खुली तो मैं अभी भी फोन बूथ में ही था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। फोन बूथ के बाहर अब बिल्कुल सन्नाटा था। मैं बिना देर किए तुरंत उस फोन बूथ से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में पहुंचा और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करी। गांव का रास्ता मुझे अभी भी पता नहीं था मगर मैं बस इस जगह से जितना दूर जा सकता था जाना चाहता था। किस्मत से मुझे थोड़ा आगे जाने पर गांव का साइन बोर्ड दिखाई दिया। उसे देखकर मेरी जान में जान आ गई। मैंने आज तक इस बारे में किसी को नहीं बताया। सच कहूँ तो मैं खुद अभी तक ये समझ नहीं पाया कि वो सब सच था या फिर बस एक छलावा। मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। मेरा नाम स्टेला है। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती हूँ। मैंने अपनी लाइफ में खुद की मेहनत से कम उम्र में बहुत कुछ अचीव किया है। अच्छा घर, अच्छी नौकरी। मेरी लाइफ बहुत अच्छी या यूँ कहूँ कि बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी। कम से कम मुझे तो यही लगता था। मम्मी, मैं मीटिंग के लिए जा रही हूँ। स्टेला, इतना भी क्या बिजी हो कि हाय हेलो के लिए भी टाइम नहीं है? हेलो रोजी आंटी, सॉरी वो मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। हाँ, पता है कि तुम कितना बिजी हो। अरे रोजी, ऐसा नहीं है। देखो लीजा, हम तुम्हारा दोस्त होने के नाते बोलता है। एक लड़की अपना लाइफ में कितना ही कुछ अचीव कर ले मगर उसका लाइफ तभी परफेक्ट माना जाता है जब वो शादी बनाता है और अपने घर यानी अपने हस्बैंड के घर जाता है। अपने घर? तो ये क्या पड़ोसी का घर है? ये आजकल के बच्चा लोगों का यही प्रॉब्लम है। हर बात का जवाब है इनके पास। लीजा, हम तो स्टेला का भलाई के वास्ते बोला है, बाकी तुम जानो। हम चलता है। मॉम, अब आप क्या सोच रहे हो? बेटा, रोजी ने बिल्कुल सही कहा। क्या? मेरे ख्याल में अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए, वरना मेरे जाने के बाद तेरा क्या होगा? आप भी? वैसे वो लोग कुछ गलत तो नहीं कह रहे। जेनी, प्लीज अब तू शुरू मत हो जाना। तो क्या जिंदगी भर सिंगल रहने का इरादा है? नहीं यार, बस मैं जल्दबाजी में कोई गलत लाइफ पार्टनर चुनकर अपनी लाइफ खराब नहीं करना चाहती। बस मुझे इस मामले में थोड़ा डर लगता है।
अरे तेरे इस डर की दवा हल है ना मेरे पास। मतलब ऑनलाइन डेटिंग। जेनी की बातें सुनकर मुझे लगा कि मुझे भी एक बार ऑनलाइन डेटिंग को ट्राई करना चाहिए। हो सकता है कि शायद मुझे वहीं पर मेरा परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल जाए। नहीं, ये नहीं। ये कुछ खास नहीं है। नो। हे, ये कौन है? डेविड नाम था उसका। मुझे वो पहली नजर में ही पसंद आ गया था। हम दोनों में रोज घंटों बातें होने लगी और उसकी बातों से ऐसा लगता था कि वो भी मुझ में इंटरेस्टेड है। मोबाइल पर बातों का सिलसिला काफी टाइम तक चला। फिर एक दिन मैंने डेविड से कहा कि अब हमें फेस टू फेस मिल लेना चाहिए। वो मान गया। बस फिर क्या था, मैं अपनी लाइफ की पहली डेट की तैयारी करने लगी। मैं डेविड से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, मगर मुझे एक डर भी था। मैंने ऑनलाइन डेटिंग के बहुत से फ्रॉड केसों के बारे में सुन रखा था, मगर मैं जो कि डेविड के प्यार में कावरी बावरी हो गई थी, जल्द से जल्द उससे मिलना चाहती थी। इसलिए मैंने इस तरफ ज्यादा ध्यान देना जरूरी ना समझा। मैं टाइम से 5 मिनट पहले ही पहुंच गई और डेविड के आने का इंतजार करने लगी। तकरीबन आधा घंटा बीत जाने पर भी डेविड का कोई अता पता नहीं था। मेरा दिल बुरी तरह टूट गया। शायद वो कोई फ्रॉड था या फिर उसे मैं पसंद नहीं थी। मैं वहां से उठकर जाने ही वाली थी कि तभी सामने से मुझे डेविड आता हुआ दिखा। आई एम सो सॉरी, वो मेरी कार खराब हो गई थी। वैसे तो मैं उस पर बुरी तरह नाराज होना चाहती थी, मगर मैंने बस इतना ही कहा, काका कोई बात नहीं। हम लोगों ने काफी देर तक बातें की। डेविड बिल्कुल वैसा ही था जैसा लाइफ पार्टनर मैं चाहती थी। मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट। मेरी ये पहली डेट बिल्कुल परफेक्ट डेट थी। बातों बातों में डेविड ने मुझे बताया कि वो भी मुझे पसंद करता है और मैं तो बस यही सुनना चाहती थी। यू आर ऑर्डर सर। अरे बातों बातों में टाइम का पता ही नहीं चला। हाँ, अब चलना चाहिए। आओ, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। स्टेला, बुरा न मानो तो एक बात पूछ सकता हूँ? आई नो थोड़ा जल्दी है, पर क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यस डेविड, अब हम हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा। कोई पागल लगता है। चलो यहाँ से। अरे स्टेला, तुम्हारे घर पर इतने लोग क्यों हैं? क्या हो रहा है स्टेला? अब ये कहाँ चली गई? आई थिंक मुझे जाकर देखना चाहिए, कहीं स्टेला किसी प्रॉब्लम में ना हो। ओह माय गॉड, ये नहीं हो सकता। ऐसा कैसे? डेविड, जब मैं तुमसे मिलने आ रही थी तो रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं मर गई, मगर तुमसे मिलने की चाहत में मैं मरकर भी वापस आ गई। और अब जब मुझे पता चला है कि तुम भी मुझे पसंद करते हो, तो अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा। और अब मेरी जिंदगी भी हमारी परफेक्ट डेट की तरह बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। बचा लो अब्बू, बचा लो। डॉक्टर ने बताया कि घबराने की बात नहीं है। सिड को लो बीपी की वजह से चक्कर आ गए थे। कल उसे घर ले जा सकते हैं। सिड मेरा रूममेट होने के साथ साथ मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त भी है। हम दोनों अपने अपने परिवारों से दूर इस शहर में नौकरी करते हैं। रात के तकरीबन 1 बज चुके थे। दवा गोली के असर से सिड बहुत गहरी नींद में सो रहा था, मगर मेरी आंखों में नींद ना थी। मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैम,
सुनिए, मैं कैंटीन जा रहा हूँ, तो क्या आप जरा सिड को देखेंगी? जी सर। मैं चलने को हुआ तभी उस नर्स ने कहा, अरे सर सुनिए, ब्लॉक डी से मत जाइएगा। मगर क्यों? वहाँ से तो कैंटीन पास है ना? हाँ, लेकिन इस वक्त ब्लॉक डी बंद रहता है, कोई वहाँ से ना आता है और ना ही जाता है। ठीक है। मैं कैंटीन की तरफ चल दिया। रास्ते में जब मैं ब्लॉक डी के सामने से गुजर रहा था तब अरे वो नर्स तो कह रही थी कि इस वक्त ब्लॉक डी में ना कोई आता है और ना जाता है, तो फिर ये आवाजें कैसी? चलो अच्छा है, अब मुझे इतना घूमकर नहीं जाना पड़ेगा। मैं ब्लॉक डी की तरफ चल दिया। उस ब्लॉक में एक बहुत अजीब बात थी। वहाँ लोगों की आवाजें तो आ रही थी, मगर वहाँ दूर दूर तक कोई इंसान तो छोड़ो, इंसान की परछाई तक नजर नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद आवाजें आना भी बंद हो गई। पूरे ब्लॉक में सन्नाटा छा गया। मुझे अब डर लगने लगा था, मगर वो ब्लॉक डी था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर ये सब हो क्या रहा है? तभी किसी के कदमों की आवाज पूरे ब्लॉक में गूंजने लगी। मेरे दिल की धड़कनें तेज रफ्तार से चलने लगी। थोड़ी देर में वो आवाज आना बंद हो गई, मगर मैं चुपचाप वही खड़ा रहा। आखिर मैं भागकर जाता भी कहाँ? ये ब्लॉक तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं बस ये दुआ कर रहा था कि काश ये कोई बुरा सपना हो और जल्दी से मेरी आंख खुल जाए। तभी मेरे कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, निखिल, निखिल, सिड, निखिल मुझे बचा यार, ये डॉक्टर मुझे मार डालेगा। कौन सा डॉक्टर सिड? ये ऑपरेशन करना पड़ेगा। निखिल बचा ले मुझे यार, बचा ले। मैं अपनी पूरी जान लगाकर उस तरफ दौड़ा जा रहा था। देखते ही देखते सिड मेरी नजरों के सामने से गायब हो गया। उस डॉक्टर की भयानक हंसी और सिड की खौफनाक चीखों से पूरा ब्लॉक डी गूंज उठा। धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह किसी की आवाज से मेरी आंख खुली। सर, आपको मना किया था ना ब्लॉक डी में आने से। सिड, मेरा दोस्त, उस डॉक्टर ने मेरे दोस्त को मार दिया। सर, आप ये क्या कह रहे हैं? आपका दोस्त तो अपने बेड पर है। मैं फौरन दौड़कर अपने दोस्त के कमरे की तरफ गया। वहाँ देखा तो मेरा दोस्त वाकई में अपने बेड पर मस्त सो रहा था। क्या वो सब सपना था? पर अगर वो सपना था तो मैं उस ब्लॉक डी में कैसे पहुंचा? जब मैंने इस बारे में नर्स से पूछा तो उसने बताया कि 1 साल पहले इस हॉस्पिटल में एक विक्रम नाम का डॉक्टर था, जिसका छोटा भाई राजीव बहुत ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। इस हादसे से डॉक्टर विक्रम की दिमागी हालत बहुत खराब हो गई और एक दिन ब्लॉक डी में डॉक्टर विक्रम ने खुद को खत्म कर लिया। उस दिन से जब कोई रात में ब्लॉक डी में जाता है तो उसके साथ बहुत बुरी और भयानक चीजें होती हैं। नर्स की बात सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि रात को जो कुछ मेरे साथ हुआ वो सब सच था। उस दिन के बाद मैं दोबारा फिर कभी उस हॉस्पिटल की तरफ नहीं गया। एंजेला ने घड़ी की तरफ देखा। रात के 11 बजे थे। नए साल शुरू होने में बस 1 घंटा ही बचा था। एंजेला एक छोटा सा कैफे चलाती थी, जहां इक्का दुक्का लोग ही काम करते थे और वो भी अपने अपने घर जा चुके थे। एंजेला भी जल्दी जल्दी अपना बाकी का काम निपटा कर कैफे क्लोज करके घर जाना चाहती थी। वो ये नया साल अपने घर पर फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी। बस अब जल्दी से निकलती हूँ। तभी कैफे में कोई 24-25 साल का लड़का एंटर हुआ। सॉरी सर, कैफे क्लोज हो गया है। मगर जैसे उस लड़के ने कुछ सुना ही नहीं, वो सीधा जाकर कुर्सी पर बैठ गया और बोला, 1 कप कॉफ़ी मिल सकती है? सॉरी सर, कैफे क्लोज हो गया है, बस एक आखिरी कॉफ़ी। जी?
मेरा मतलब है इस साल की आखिरी कॉफ़ी। प्लीज़, मैं थोड़ा पहले ही आ जाता मगर किस्मत साथ ना दे सकी। ओके सर। एंजेला उसे मना नहीं कर पाई। आपकी कॉफ़ी सर। उसे कॉफ़ी देकर एंजेला अपने मोबाइल में नए साल की शुभकामनाओं के मैसेजेस देखने लगी। तकरीबन 10-15 मिनट बाद एंजेला ने देखा कि वो लड़का वैसे का वैसा बैठा हुआ टेबल पर रखे कप को एकटक देख रहा है। देखिए सर, मुझे कैफ़े क्लोज करना है, सो प्लीज़ आप अपनी कॉफ़ी जल्दी ख़त्म करेंगे? जल्दी? पहले मुझे भी हर काम की जल्दी रहती थी, मगर अब तो जैसे सब रुक सा गया है। देखिए, अगर आपको कॉफ़ी नहीं पीनी है तो आप फिजूल में मेरा और अपना टाइम वेस्ट ना करें। घर पर मेरी फैमिली वाले इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे उनके साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है। इंतज़ार तो मेरे घर वाले भी कर रहे होंगे मेरे लौट आने का, मगर अफसोस अब वो बस इंतज़ार ही करेंगे। इंतज़ार और सिर्फ इंतज़ार। कितनी उम्मीदें थी उन्हें, मगर ये साल जाते जाते सब ले गया। उसकी ऐसी अजीब बातें सुनकर एंजेला को अब थोड़ा डर लगने लगा था। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं था कि कोई अजीब कस्टमर उसके कैफ़े में आया हो। वो पहले भी ऐसे लोगों से डील कर चुकी थी, मगर फिर भी ये लड़का अजीब होने के साथ थोड़ा डरावना भी था। एंजेला ने सोचा कि शायद अब इसे गुस्से से ही यहाँ से भगाना होगा। वो ये सोच ही रही थी कि तभी वो लड़का बोल पड़ा, खैर मैं अब आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। इतना कहकर वो लड़का उठा और तेज़ी से कैफ़े से बाहर निकलकर कोहरे में कहीं गायब सा हो गया। एंजेला एकटक उसे देखती रह गई। कमाल है, कॉफ़ी पीने की बजाय देखने आया था और मेरे पैसे भी नहीं दिए। एंजेला ने घड़ी की तरफ देखा और जल्दी से कैफ़े क्लोज करके अपने घर की ओर चल दी। दूसरे दिन टीवी पर न्यूज़ देखते हुए एंजेला की नज़र एक न्यूज़ पर पड़ी। ये जगह तो मेरे कैफ़े के पास ही है। रात के करीब 11 बजे न्यू ईयर की पार्टी कर रहे लड़कों की स्पीड में आती हुई कार ने एक बाइक सवार की जान ले ली। बेचारा, पता नहीं कुछ लोग ये भूल क्यों जाते हैं कि दुनिया में उनके अलावा भी और लोग हैं। एंजेला को उन कार सवार लड़कों पर बहुत गुस्सा आया, मगर जब उसने उस मरने वाले लड़के की फोटो देखी तो उसका गुस्सा डर में बदल गया। ये तो वही लड़का है जो रात को कैफे में आया था, पर इसमें 11 बजे क्यों दिखा रहे हैं? अब एंजेला को समझ आया कि वो लड़का इतनी अजीब बातें क्यों कर रहा था। एक आखिरी कॉफी।